चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया एक वेक्टर ए एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर बी आपको निकालना है, जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए डॉट बी जो है वो 3 है। तो आपको वेक्टर बी निकालना है। अब आपको ए और बी का रिलेशन दिया हुआ है ए डॉट बी, और हमें बी ही वेक्टर कैलकुलेट करना है, और हमें ए और सी वेक्टर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन यूज करना पड़ेगा उसमें ए वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में ए से क्रॉस ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये मेथड। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस सी। अच्छा, ए से क्रॉस लेने का बेनिफिट क्या है कि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बन जाएगा ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर। तो अब ए डॉट बी हमें दिया हुआ है 3, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, ए डॉट ए जो है वो हो गया मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ से जो बी वेक्टर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब हमें सारी चीजें पता है, तो सबसे पहले हमें निकालना है ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई जे के 1 1 1 0 1 और -1। तो जैसे इस वेक्टर को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 -1, माइनस जे करेंगे तो आएगा -1 और प्लस का के करेंगे तो आएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका -2i प्लस जे प्लस के। इसके बाद मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालोगे तो आ जाएगा √3, है ना। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो बी वेक्टर आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो आई प्लस जे प्लस के माइनस -2i प्लस जे प्लस के और होल डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से v वेक्टर कैलकुलेट होके आ जाएगा 3i प्लस 2i बाई वाई 3i माइनस जे प्लस 2j 3i माइनस के प्लस 2k बाई 3 वेक्टर। ये आपका आंसर है। प्रोसेस समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो जब भी इस तरह का रिलेशन दिया होता, यहाँ पे a डॉट बी दिया था तो हमने a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे c वेक्टर था, c और a हमें पता था, तो a से क्रॉस लेंगे तो a क्रॉस c आप आराम से निकाल लेंगे। उसी के हिसाब से आपने इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से ओपन करके b वेक्टर आपने सीधा अलग कर दिया, तो वहां से आपको ऐसा एक रिलेशन मिल गया b वेक्टर में जिसमें आपको सारे वेक्टर्स नोन थे। वेक्टर ए पता था, मॉड ऑफ वेक्टर ए पता था, ए क्रॉस सी पता था, सारी वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको आंसर। क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया? क्वेश्चन को वेक्टर बी एज्यूम नहीं करना है, हमेशा सीधा ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ए से ही क्यों क्रॉस लेना है? क्योंकि आपको ए डॉट बी की वैल्यू पता है, तो इसलिए आपने ए से क्रॉस ले लेना है और आपको सीधा आंसर मिल जाना है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ या ना। समझ गए कि नहीं सब लोग, बताओ। हाँ भाई, दो वेक्टर के कोप्लेनर बी और सी के कोप्लेनर और ए के परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? बोलो, ऐसा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर लाई ऑन प्लेन बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। ऐसा वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? तो बस अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, ये डेफिनेशन वाइज ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी? ये होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। अच्छा, ए डॉट सी तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर सी, ये हो गया आपका वेक्टर ए। तो ए डॉट सी कितना हो गया, बोलो। 1 प्लस 2 प्लस 1 4 हो गया। अरे हाँ, है ना। ए डॉट बी भी कितना हो गया, 4 हो गया। बोलिए, तो 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो 4i प्लस 4j प्लस 8k, और 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, तो 4i माइनस 8j माइनस 4k। जैसे ही दोनों को सॉल्व करोगे कितना बचेगा, -4j प्लस 4k। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, तो -4j
प्लस 4k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4√2 आ जाएगा कि नहीं बोलो। यानी आपका आंसर क्या आ गया, -j प्लस k बाई √2। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, अरे हाँ या ना। चाहो तो इसी को प्लस माइनस साइन लगा के लिख दो, नहीं क्या समझ में आया तरीका कि नहीं, बताइए भाई। बोलिए भाई। सी एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन पे है और ए के परपेंडिकुलर है। सॉरी, सी वेक्टर ए और बी के प्लेन पे है और ए के परपेंडिकुलर है, तो क्या लोगे सी वेक्टर बताओ। बोलिए। तो अगर हम सी वेक्टर को देखें तो सी वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं, ए क्रॉस बी बोल सकते हो कि नहीं, बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा ये, बोलिए ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा बताओ। यस क्योंकि वो ए के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन पे है, नहीं ना, ए के परपेंडिकुलर ए और बी के प्लेन पे है। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ, ए क्रॉस बी को आप क्या लिखने वाले हो, ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। देख लो आराम से। अच्छा ए डॉट बी करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जरा ए डॉट बी और मॉड ए निकाल लो। ए डॉट बी कितना आएगा, 2 2 4 -1 3 आ रहा है क्या, देखो। अरे हाँ यस सर और मॉड ए कितना आ रहा है, √6। देखो तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए -6 यस टाइम्स ऑफ बी आ गया कि नहीं। अब 3 टाइम्स ऑफ ए करोगे तो 6i प्लस 3j प्लस 3k आएगा। -6 टाइम्स ऑफ बी करोगे तो -6 टाइम्स ऑफ i और -12 टाइम्स ऑफ j और प्लस 6 टाइम्स ऑफ k आएगा। तो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओ। 6i से 6i कैंसिल हो गया क्या, बोलो क्या बचेगा, माइनस का 9j, देखो, और प्लस का 9k। हाँ या ना, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, -9j प्लस 9k बाई 9√2 आएगा। तो आंसर आएगा -j प्लस k अपॉन √2। आंसर ए आ रहा है क्या, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ गए तरीका कि नहीं ये बताओ, क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया, क्या करना था और क्यों, बताओ भाई। यस सर कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं, बोलो। ये समझ में आया ना, ए के परपेंडिकुलर बी और सी के प्लेन पे तो यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को अलग से निकाल लेंगे, फिर उसी के मॉडुलस से डिवाइड करके वेक्टर सी निकाल देंगे। वेक्टर सी खुद ही एक यूनिट वेक्टर है तो उसको इसी फॉर्मेट में ले लेंगे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा ए क्रॉस सी के हिसाब से, तो आया होगा पी डॉट पी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस क्यू, देखो और माइनस पी डॉट एक्स माइनस क्यू टाइम्स ऑफ पी, ये पहला आया होगा देखो। फिर आया होगा क्यू डॉट क्यू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आर माइनस क्यू डॉट एक्स माइनस आर टाइम्स ऑफ क्यू, देखते जाना। फिर तीसरा आया होगा आर डॉट आर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पी माइनस आर डॉट एक्स माइनस पी टाइम्स ऑफ आर, ये 0 आया होगा। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए होंगे। अच्छा, पी क्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब पी डॉट क्यू क्यू डॉट आर और आर डॉट पी 0 है, और सबका मैग्नीट्यूड यानी मॉड पी मॉड क्यू और मॉड आर सेम है, मान लो लैम्डा है। अच्छा, चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो किसी वेक्टर x को आप लिख सकते हो p डॉट x टाइम्स ऑफ x, सॉरी टाइम्स ऑफ p वेक्टर प्लस q डॉट x टाइम्स ऑफ q वेक्टर प्लस r डॉट x टाइम्स ऑफ r वेक्टर। याद आया, i j के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो किसी वेक्टर r को हम r
आई टाइम्स ऑफ आई, आर डॉट जे टाइम्स ऑफ जे प्लस आर डॉट के टाइम्स ऑफ के लिख सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगाई जा सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ। अब जैसे आप ये अप्रोच यहाँ लगाओगे तो P डॉट P, Q डॉट Q और R डॉट R ये तो सब लैम्डा स्क्वायर हो जाएंगे। तो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, तो ये तो बन जाएगा आपका कितना, बोलो। सर इसका बी आ रहा है। इसका आंसर बी आ रहा है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे P डॉट P, P डॉट P, P डॉट Q और x डॉट P डॉट Q, तो ये पूरा रिजल्ट आपके सामने क्या बन के आ जाएगा, बताओ। लैम्डा स्क्वायर पूरे से कॉमन कर लो, कर लेंगे कि नहीं। अंदर क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस P प्लस Q प्लस R। ये सबको समझ में आया कि नहीं, पहला वाला पोर्शन। अच्छा माइनस, अब ध्यान से देखना, P डॉट x तो बचा रहेगा, P डॉट Q जीरो हो जाएगा, Q डॉट x बचा रहेगा, Q डॉट R जीरो हो जाएगा, R डॉट x बचा रहेगा, R डॉट R जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, P डॉट x टाइम्स ऑफ वेक्टर P प्लस Q डॉट x टाइम्स ऑफ वेक्टर Q, समझ रहे हो कि नहीं, और प्लस R डॉट x टाइम्स ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज क्या है, बताओ, बोलो। ये जो पूरी चीज है ये क्या है भाई, P डॉट एक्स टाइम्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, P डॉट एक्स टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर P भी आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन के अलोंग आप वेक्टर निकालेंगे ना, तो पूरे में एक लैम्डा स्क्वायर से भी डिवाइड होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। पूरे में एक क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर से इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना। तो जैसे आप यहाँ पे इसको लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर लिखेंगे, सबको एक साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R वेक्टर। यहाँ से एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P प्लस Q प्लस R बाई। जिन्होंने आंसर बी निकाला होगा उन्होंने यही अप्रोच लगाई होगी। नहीं समझे, बोलो भाई। ये बात समझ में आई, ये कहाँ से लिखा मैंने, बोलो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना विद मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था ना, इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे x के अलोंग, तो वो आ जाएगा P डॉट एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर P बाई मॉड ऑफ वेक्टर P स्क्वायर, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर Q स्क्वायर, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर R स्क्वायर, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। वही लैम्डा स्क्वायर आप यहाँ रख देंगे, तो ये लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर। तरीका समझ गया होगा। ओए वो भी ओसी है तो सीधा वॉल्यूम क्या होगा, 2 माइनस 3 0 1 1 माइनस 1 3 0 माइनस 1, बस यही वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखो भाई क्या सही लिख रहा हूँ मैं, बताओ। अरे हाँ या ना, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा हो तो। देख लीजिए वॉल्यूम 4 आ रहा है, हाँ भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं सॉल्व किया क्या, बता रहे हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व होके, ये सर 4 मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर आ रहा है। a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2b, ये है पहला, तो यही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किया होगा, सबसे पहले a क्रॉस है तो जीरो हो गया होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b आया होगा ये, और प्लस का b क्रॉस a आया होगा, और b क्रॉस b जीरो हो गया होगा, ये रिजल्ट माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b आया। देखो ये आया क्या, अरे बोलो भाई। नहीं, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। पहला रिजल्ट यही आ रहा है क्या, माइनस 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, इतनी वैल्यू। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यही आ रहा है तो बोलिए। फिर 2a प्लस बी को हमें डॉट लेना है माइनस 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के साथ, यही तो है, देख लो आराम से। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ें क्या हम लोग। यस सर। तो आपके डॉट लोगे तो क्या बनेगा, बताओ, बोलो भाई। सबसे पहले 2a का डॉट लेंगे, बोलिए। तो 2a डॉट
-3 ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी डॉट -3 ए क्रॉस बी। सही है ना? देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अरे हाँ या ना, ऐसे ही किया। देख लो जिनका आंसर आया उन्होंने कैसे यही किया होगा यार। यस सर खाली कर रहे हो। ये प्रोडक्ट ही गलत है ना, ये प्रोडक्ट ही गलत हुआ है। पहले तो ये देखो, उतनी देर से पूछ रहा हूँ तुम, लेकिन यस सर किए जा रहे हो। यही काम किया है कि नहीं, सही से बताओ। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट गलत हुआ है भाई। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर क्रॉस की जगह प्लस माइनस का साइन होता तब आप ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। नहीं समझे? मतलब अगर ये होता a प्लस बी क्रॉस a माइनस 2b, तब आप ये मल्टीप्लाई करके ये चीज लिख सकते थे। बट यहाँ पर है a क्रॉस b और फिर उसका क्रॉस लिया है a माइनस 2b से, तो आप ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। समझे गलती? अगर यहाँ पर प्लस साइन होता, यही इस क्वेश्चन की खासियत थी, अगर यहाँ प्लस साइन होता तब आप ये काम डायरेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ प्लस नहीं, इन क्रॉस का साइन है। क्रॉस के साइन में आप इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, 1 हाँ, आ रहा है उससे। उससे आप डायरेक्ट नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। तो पहली तो गलती यहीं पे थी, क्योंकि प्लस और क्रॉस से डिफरेंस आ जाएगा। बस हाँ हाँ किए जा रहे हो उतनी देर से, है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कर लिया? हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे था। सबसे पहले हमें सॉल्व करना था a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2b। सही है, तो इसको सॉल्व करते तो a क्रॉस b क्रॉस a आता माइनस a क्रॉस b क्रॉस 2b आता। यहाँ तक ओके है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते तो माइनस a क्रॉस b लिखते आप। बोलो भाई। और माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता 2b a क्रॉस b। अब इसको सॉल्व करते तो ये बनता माइनस a डॉट b टाइम्स ऑफ a माइनस माइनस प्लस a डॉट a टाइम्स ऑफ b। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स 2 तो बाहर ही कर लेते हैं, और ये आ जाता b डॉट b टाइम्स ऑफ a माइनस 2 b डॉट a टाइम्स ऑफ b। सही है ना? अच्छा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि a डॉट b अगर हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। मॉड a निकालो या मॉड b निकालो, 1 आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो a डॉट b तो 0 हो गया, खत्म। a डॉट a और a डॉट b क्या हो गया, 1। तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट निकल के आ जाता b प्लस 2a। दिखा कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना, यही आता है कि नहीं? देख लो सब लोग आराम से, बोलिए हाँ या ना। a यस डॉट a सर, 1 हो यस जाता, सर। b डॉट b 1 हो जाता, और ये रिजल्ट आता b प्लस 2। अब इस रिजल्ट को उठा के आप यहाँ रख देते, तो बाहर क्या था आपका 2a प्लस b वेक्टर, 2a प्लस b, और इसका प्रोडक्ट क्या आता 2a प्लस b, यही तो आता। देखो जरा। अरे हाँ, यस सर। ये मॉड ऑफ 2a प्लस b वेक्टर हो जाता कि नहीं बताओ? और इसका मॉड आप करते तो 4 टाइम्स ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर आ जाता, तो ये 5 वैल्यू आ जाती कि नहीं? क्योंकि मॉड a मॉड b तो 1 था ना, और a डॉट b 0 था। बोलो भाई। यस सर। तो आंसर इसका क्या हो जाता, 5। अब समझ में आया? अब जिन्होंने 5 आंसर निकाला होगा उन्होंने ये काम किया होगा। अब यहाँ से ये चीज प्रोडक्ट कैसे निकाला, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे आप। बोलिए भाई। a डॉट बी 0 है तो उसको 0 कर देंगे, मॉड a मॉड b 1 दिया हुआ है, 1 रख देंगे, फिर सीधा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें बस a और b वेक्टर का एक ही यूज था कि उनका मॉडुलस 1 था और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 था, बस। बाकी आपको इसी रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, प्लस का साइन नहीं है। ओके।
सबसे पहले 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो हम अपने एक पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं 3 रीजन मतलब एक्सिस के हिसाब से। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 2D में हमने पढ़ा था, इसमें एक परपेंडिकुलर एक्सिस जेड और इन्वॉल्व होती है। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया 0 0 0, सही है ना। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो वो पॉइंट आप लेंगे x, 0 0, क्योंकि उसके लिए y और z 0 हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लेना है तो उस पॉइंट को आप लेंगे 0, y, 0। अगर आपको कोई भी पॉइंट z एक्सिस पे लेना है तो आप उस पॉइंट को लेंगे 0, 0, z। तो ये x, y, z और ओरिजिन ये हो गया। अब जब आप इसी में रेफरेंस बनाएंगे तो ये एक्सिस ऐसे नीचे जाएगी, ये एक्सिस ऐसे पीछे आएगी, है कि नहीं, और ये एक्सिस इधर आएगी। तो टोटल 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे, है ना। तो वो जो 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के हिसाब से कैसे डिवाइड होते हैं पहले तो वो देखिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला होगा, इसमें एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव होंगे। फिर जैसे आप इसके बगल में जाओगे इस तरफ, यानी कि x को पहली बार आप क्या लोगे, निगेटिव। x निगेटिव, y और z अभी भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आओगे तो y को निगेटिव लोगे, z अभी भी पॉजिटिव रहेगा। तो y को आपने निगेटिव लिया, z अभी भी क्या रहेगा, z अब क्या हो जाएगा, निगेटिव, और x भी निगेटिव हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। नहीं, z अभी भी पॉजिटिव रहेगा और x और y क्या हो जाएंगे, निगेटिव। समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, ये वाला जिसमें एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि एक्स निगेटिव हो गया, वाई और जेड अभी भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई निगेटिव हो गया, एक्स निगेटिव हो गया, जेड अभी भी पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव रहा ना, और जेड पॉजिटिव रहा। तो ये 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम खत्म। अब जस्ट 1 ऐसे आप गए ना, 1 2 3 4, अब 1 के पीछे ही 5 आएगा। मतलब अब आप जेड को पहली बार क्या करोगे, निगेटिव करोगे, और x और y क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर उसके जस्ट बगल में आओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये माइनस माइनस माइनस, और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। ये टोटल 8 क्वाड्रेंट का सेटअप बन गया। अब इस सेटअप को दिमाग में आपको ऐसे रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तो ये हो गए। इसके बाद फर्स्ट के पीछे ही फिफ्थ, सेकंड के पीछे 6, थर्ड के पीछे 7 और एट्थ के पीछे, फोर्थ के पीछे 8। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जस्ट इसके बगल में यानी एक्स निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट जस्ट नीचे मतलब जेड पॉजिटिव वाले 4 पार्ट हो गए, फिर जेड निगेटिव वाले 4 पार्ट हो गए। एक्स वाई जेड का साइन जैसा प्लस में था वैसा ही 1/1 माइनस में लेगा। 4 जेड के हिसाब से प्लस वाले, 4 जेड के हिसाब से माइनस वाले। क्या ये हमें क्वाड्रेंट का डिवीजन समझ में आया, ये बताओ, बोलिए। तो अब एक्स वाई जेड के हिसाब से किसी भी पॉइंट को देखकर आप बता सकते हैं कि वो इन 8 में से किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जैसा साइन कन्वेंशन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट या एट्थ क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस जेड, ये आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लोगे। क्या ये पॉइंट का डिवीजन आपको समझ में आया। याद रखने का तरीका सिंपल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लस जेड के लिए, फिर माइनस जेड के लिए फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ। तो जैसा प्लस जेड में डिवीजन है वैसा ही माइनस जेड में डिवीजन है। तो प्लस जेड के लिए 4, माइनस जेड के लिए सेम 4। तो टोटल 8 क्वाड्रेंट का सिस्टम बन गया बिकॉज ऑफ दिस जेड एक्सिस। और 4 क्वाड्रेंट आपने डिवाइड किए ही 2D में, वही 4 क्वाड्रेंट 2D वाले रिपीट हो रहे हैं, एक बार प्लस जेड के लिए, एक बार माइनस जेड के लिए। समझ गए डिवीजन की नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना। यस सर, समझ गया। किसी भी पॉइंट को, अरे ये डिवीजन समझ लीजिए, इसका कई बार कई जगह रोल आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी भी पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक्स एक्सिस पे आप एक्स यूनिट चलेंगे, इसके बाद वाई एक्सिस पे आप वाई यूनिट चलेंगे, फिर जेड एक्सिस पे आप बाहर निकल के जेड यूनिट आएंगे। तब आपको कोई भी पॉइंट आपको डिफाइन करना होगा तो आप उसको एक्स वाई जेड डिफाइन करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलिए भाई। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो।
तो ये जो जेड एक्सिस के अलावा बाहर की तरफ निकल के आए जेड पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस के अलावा आप एक्स चले, वाई एक्सिस के अलावा वाई चले, और फिर जेड के अलावा आप जेड चल के आए, तो आपको जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, किसी भी रेफरेंस 3D प्लेन पर। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। जेड एक्सिस के अलावा आप जेड चलेंगे, एक्स एक्सिस के अलावा आप एक्स चलेंगे, वाई एक्सिस के अलावा वाई चलेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अब इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप देखें, तो वही सेम 2D की तरह आप लगा देंगे, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो वो तो सेम सीधा ही वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। या वही चीज हो गई वेक्टर वाली, दो पॉइंट आपको दिए हैं पोजीशन वेक्टर x1i y1j z1 के, x2i y2j z2 के, दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, है कि नहीं? सेम अगर आप यहाँ वही सेक्शन फॉर्मूला देखें, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 मतलब वेक्टर ए, ये पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2 मतलब वेक्टर बी। अब इसमें एक पॉइंट सी आपको लेना है जो कि इसको m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सही है ना? तो जो सी पॉइंट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? वही सेम mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। सेम अगर ये एक्सटर्नली हो जाए m/n में, तो यही डी पॉइंट आप क्या लिखोगे? mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, और mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? मतलब यहाँ पर आपको AC बाई BC जो है वो m बाई n दिया होगा, यहाँ पे आपको AD बाई BD जो है वो m बाई n दिया होगा। भाई इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आप लगा देंगे। बोलो भाई, सेक्शन फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेसिकली वही 2D की तरह हो गया ये भी, हाँ या ना? अब यहाँ पर वही चीज हो गई कि सपोज आपने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है A, और A है x1 y1 z1, और एक B है x2 y2 z2। ये लाइन सेगमेंट जो है AB है, और एक प्लेन आपको दिया हुआ है जिसको ये लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। समझ रहे हो? अब ये ए इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन की बात आ रही है, और इस प्लेन की इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है P = 0। प्लेन अभी आएगा आगे तब बताएंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी = 0, ये प्लेन की इक्वेशन दी है। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A x1 y1 and z1 and B x2 y2 z2 divides by the plane with ratio minus a x1 plus b y1 plus c z1 plus d upon a x2 plus b y2 plus c z2 plus d। अगर माइनस बचा रह गया तो इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, अगर माइनस नहीं बचा तो इंटरनल। बहुत सारी बुकों में इसको ऐसे ही लिखा जाता है PA बाई PB, मतलब पहले प्लेन की इक्वेशन में A पॉइंट रख दो, फिर इसी प्लेन की इक्वेशन में B पॉइंट रख दो, तो रेशियो निकल आएगा। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं बताओ?
तो कोई भी लाइन सेगमेंट ए और बी है, आपको अगर वो प्लेन डिवाइड कर, वही सेम लॉजिक है जो आपने 2D में नहीं पढ़ा था कि यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लेंगे जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, m/n में, उस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, वहां से m/n की वैल्यू निकालेंगे तो वही PA/PB आ जाएगी। मेरी बात समझ आई? ये सब एकदम 2D की तरह चल रहा है, बस इसमें एक रिजल्ट जेड वाला और एक्सटेंड हो जा रहा है बस, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, चाहे वो रेशियो वाला रिजल्ट। बोलिए भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, को रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम इमेज ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मतलब किसी भी प्लेन की इमेज XY प्लेन से क्या होगी, YZ प्लेन से क्या होगी, और ZX प्लेन से क्या होगी। सही है ना? तो अब देखो, ये रहा XY प्लेन, XY प्लेन, अगर हम देखें इसको मिरर बना दें, तो जो हमारा पॉइंट है इससे Z डिस्टेंस आगे है, जैसे मिरर बनाओगे तो पॉइंट Z डिस्टेंस पीछे जाएगा, तो जो कोऑर्डिनेट Z वाला पहले प्लस में था वही वाला कोऑर्डिनेट Z माइनस में हो जाएगा, X और Y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, -z। तो अगर हम XY प्लेन से मिरर इमेज देखें तो x और y को चेंज नहीं करेंगे, z को प्लस से क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आया ये चेंज? अगर यहीं पे हम YZ प्लेन देखते तो जितना पॉइंट y डिस्टेंस ऊपर था, पॉइंट y डिस्टेंस नीचे आ जाता, तो इसका मतलब x और z चेंज नहीं करते, y वाला प्लस से क्या हो जाता, माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन से मिरर इमेज निकालेंगे तो XY में क्या चेंज होगा, x और y सेम रहेगा, z माइनस हो जाएगा। YZ में क्या होगा, y और z सेम रहेगा, x माइनस हो जाएगा। ZX में क्या रहेगा, x और z सेम रहेगा, y माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताओ? अब यही काम अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस से करें तो x एक्सिस से मिरर इमेज लेनी है, y एक्सिस से मिरर इमेज लेनी है, और z एक्सिस से मिरर इमेज लेनी है, ठीक है ना? बोलिए भाई। तो अब जरा x एक्सिस से मिरर इमेज लो, ये रहा x एक्सिस, तो पहले पॉइंट क्या गया, x ये चला, y डिस्टेंस ऊपर गया, z डिस्टेंस आगे गया। अब x से जब मिरर इमेज लेंगे तो यही पॉइंट x डिस्टेंस आगे जाएगा, फिर y डिस्टेंस नीचे आएगा, फिर z डिस्टेंस पीछे जाएगा, तो इसका मतलब x को छोड़कर बाकी दोनों ऑर्डिनेट प्लस से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, x, -y, -z। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? क्योंकि तभी तो ये मिरर इमेज बनेगा। हाँ या ना भाई? एक्स एक्सिस को आप एज अ मिरर ट्रीट करेंगे तो इसके ऊपर जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही नीचे होगा, इसके आगे जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे होगा, तो सिर्फ y और z के साइन में चेंज आएगा, x तो सेम ही रहेगा। हाँ या ना? तो अगर x एक्सिस पर मिरर इमेज लोगे तो x को छोड़कर बाकी दोनों ऑर्डिनेट चेंज कर दो, y के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो y को छोड़कर बाकी दोनों ऑर्डिनेट माइनस कर दो, z के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो बोलो z को छोड़कर बाकी दोनों ऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो क्या ये मिरर इमेज वाली कहानी समझ में आई, बताओ? यस सर। क्लियर हुआ कि सबको? नहीं बताओ भाई, इमेज ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? अच्छा, सेम डिस्टेंस ऑफ किसी पॉइंट के आप निकालना चाह रहे हो, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल लॉजिक क्या लगाया था मैंने, आप पहले x डिस्टेंस यहाँ गए, y डिस्टेंस आगे गए, फिर z डिस्टेंस z की तरफ चले, और आपको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है x एक्सिस से, तो ऑब्वियसली y² + z² का रूट हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो अगर हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो y और z के स्क्वायर को ऐड कर देना है और उसका रूट ले लेना है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, √y² + z²। तो y एक्सिस में क्या हो गया, y को छोड़ के तो x² + z² का रूट, z एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, √x² + y²। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन से अगर हम बात करें, तो अगर हम xy प्लेन की बात करें तो xy प्लेन से पॉइंट मॉड z डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो यानी xy प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस मॉड z हो गई, यानी जब xy की बात होगी तो डिस्टेंस मॉड z, yz की बात होगी तो x बचा यानी डिस्टेंस मॉड x, zx की बात होगी तो y बचा यानी डिस्टेंस मॉड y। हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस और इमेज निकालनी हो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? सही है ना? 29/2 बता रहे हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को x, y, z ले लेते हैं, तो पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, √y² + z², वो 2 दे रखी है।
रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो 3 दे रखी है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 4 दे रखा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 आएगा ना, बोलो। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4 आएगा, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9 आएगा। तीनों को जैसे ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा 29। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो रूट आएगा वो आ जाएगा रूट 29/2। सही है, इसका मतलब यही पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से आ गई, दैट इज रूट 29/2। देख लीजिए यही काम किया होगा सबने। समझ में आया सबको? एक्सटर्नल, सबसे पहले रेशियो निकाल लो तो माइनस पी ए बाई पी बी हो गया, ये एक्सप्रेशन पी हो गया। तो बस एक बार ए पॉइंट उठा के रख दो, तो 4 माइनस 12 प्लस 16 प्लस 6। एक बार बी पॉइंट उठा के रख दो, जब बी पॉइंट उठा के रखोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 15 माइनस 4 प्लस 6। यही आ रहा है ना, देखो। अरे हाँ है ना, तो 6 4 10, 10 और 4 14 आ रहा है क्या ये, बोलो। और 12, और यहाँ से आएगा माइनस माइनस 7। रेशियो क्या 2:1 आ रहा है, वो भी इंटरनल। Yes, sir. क्योंकि इंटरनल क्यों आ रहा है बताओ, प्लस आ जा रहा ना। अब अगर आप सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तब तो आपके लिए आसान हो गया ना, 2 4 16 ये हो गया, और बी पॉइंट 3 5 माइनस 4 हो गया, और आपको एक सी पॉइंट निकालना है जो 2:1 के रेशियो में है। तो सी पॉइंट कितना हो गया 6 प्लस 2/3, इसके बाद 10 प्लस 4/3, फिर माइनस 8 प्लस 16/3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ, 8/3 कॉमा 14/3 कॉमा 8/3। चेक करियो क्या सही लिखा है, सही आ रहा है तो। Yes, sir. समझ में आया, डिवीजन इंटरनली होगा, क्योंकि अगर यही माइनस में आ जाता तो एक्सटर्नल हो जाता, तो आप एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देते। कोई कंफ्यूजन आया बताओ? 3, एक बार इसको डायगोनल लेके बना दो, एक एक ये वर्टेक्स हो गया। एक बार इसको डायगोनल लिया है, एक बार इसको डायगोनल ले लो, तो ये बन सकता है इधर, सॉरी दिखा कि नहीं भाई। और एक बार इसको डायगोनल ले लो तो इधर बन सकता है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो टोटल कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं 3। एक बार ये डायगोनल लिया तो इन दोनों के मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट निकाल दो। अच्छा, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो वो सेम ही चलेगा ना। अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं x1 y1 z1 है कि नहीं, और ये पॉइंट कह दूं x2 y2 और z2 है, और ये पॉइंट आपको निकालना हो a b c, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप क्या लिखोगे, 2x2 minus x1, 2y2 minus y1 and 2z2 minus z1। ये ओके है कि नहीं? If B is midpoint of AC, ये दिमाग में था सबके कि नहीं बताओ? सेक्शन फॉर्मूला तो एकदम Yes, sir. 2D जैसा है ना, तो ये भी तो एकदम 2D जैसा ही चलेगा। ये रिजल्ट एकदम 2D की तरह लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब सीधे सीधे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो, कितना आएगा ये 4 और -8/2, तो -2 2 और 9/2। चेक करियो क्या सही लिखा है मैंने, बताओ। अरे हाँ यस सर। यार, अब इसका ट्वाइस करो तो -4, एक आंसर क्या आएगा -4 -0, और 4 -6 -2 और 9। देखो एक आंसर ये आ रहा है कि नहीं, देखो सब लोग। फिर इसका मिड पॉइंट निकालो जरा, कितना आएगा 2, 9/2, 5/2। अब इसका ट्वाइस करो तो 4 -8, तो एक 12 आएगा, फिर 9/2 -1 यानी 9 -1 8 आएगा, 5 -4 1 आएगा। चेक करिए जरा सही लिखा है ये।
फिर एक बार इसका मिड पॉइंट करो तो -4 7/2 एंड 2। अब इसका ट्वाइस करो तो -8 और -4, तो ये शायद -12 आता है, देखो जरा। फिर एक बार इसका ट्वाइस करो तो 7 और 3 10, तो 5 आता है, देखो ना। 7 - 3 4 आता है, चेक करिए जरा, सही लिख रहा हूँ। और एक बार इसका 4 - 5 -1 आता है, चेक करो, देखिए। तो टोटल जो आंसर में पॉसिबल कोऑर्डिनेट है, एक ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट है आंसर में पैरेललोग्राम के हिसाब से, एक ये पॉसिबल है पैरेललोग्राम के हिसाब से, और एक ये। नहीं समझे? तो यही तीनों पॉइंट पैरेललोग्राम के हिसाब से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कितने पैरेललोग्राम आप कंसिडर कर सकते हो? 3। एक ये इसको डायगोनल लेकर, एक ये इसको डायगोनल लेकर, और एक ये इसको डायगोनल लेकर। तो टोटल जो वर्टेक्स है थर्ड वाले, वो 3 हो सकते हैं। कैसे निकाला गया, ये बात सबको समझ में आई? ये बताओ। और ये तो आपको पता ही कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, सही ना? अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3D में इनसे कई बार कई जगह कई क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होते हैं। ये आराम से समझ लीजिए, आपने कोई भी एक लाइन खींची, ठीक है ना, आपने कोई भी एक लाइन वेक्टर खींचा, वो लाइन वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाता है, जैसे सपोज हमने कोई भी एक लाइन वेक्टर खींच लो, वो यहीं से खींच लेते हैं चलो, तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, सपोज वो एंगल उसने अल्फा बनाया। वो वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, सपोज वो एंगल उसने बीटा बनाया। और वो जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, सपोज वो एंगल उसने गामा बनाया। सही है ना? तो कोई भी लाइन, एनी लाइन एल मेक्स अल्फा बीटा and gamma angle with coordinate axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma is called direction cosines of a line. Is called direction cosines of line. इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से, यहाँ पे एल का मतलब होता है cos अल्फा, एम का मतलब होता है cos बीटा, और एन का मतलब होता है cos गामा। ये बेसिक सी चीज है, एकदम ध्यान रखिएगा इसको। कोई भी लाइन अगर एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होता है। जहाँ पे लाइन एल एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम अगर ध्यान से देखो तो कोई भी एक वेक्टर, अगर आप लाइन वेक्टर ले लो, उस वेक्टर को आपने कहा कि वो वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या बनेगा? cos अल्फा। तो मान लो ये वेक्टर हमने लिया r, तो हो जाता है ना r डॉट आई कैप बाई मॉड ऑफ r, तो वही हो जाता है x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही अगर आप cos बीटा देखो तो r डॉट जे कैप, क्योंकि इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप होता है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो भाई मॉड ऑफ आर वेक्टर तो हो जाता है वाई अपॉन रूट अंडर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही अगर आप कॉस गामा देखो तो आर डॉट जेड कैप, सॉरी के कैप अपॉन मॉड आर हो जाता है, तो हो जाता है जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यही अगर वेक्टर आप ले लो तो यही एंगल आ जाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसी को आप एल एम एन कह देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफ a line having direction cosines, आप आज के बाद से इसको DCS यूज करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस LMN, then unit vector along line LI plus MJ plus NK,
ये पहली इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी लाइन का DCS Li प्लस Mj प्लस Nk है तो इसका मतलब हमें उस लाइन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर पता है Li प्लस Mj प्लस Nk, या अगर हमें लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पता है तो हमें लाइन का क्या पता है, DCS पता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होगा, क्योंकि cos L जो है वो cos अल्फा होगा, M जो है वो cos बीटा होगा, N जो है cos गामा होगा, और वो एक यूनिट वेक्टर होगा ही। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा क्या होगा, 1। अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा क्या होगा, 1। क्या यहाँ तक इंफॉर्मेशन समझ में आई? तो क्या मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन का, ये बात क्लियर हुई। डायरेक्शन कोसाइन को ज्योमेट्रिकली क्या देखते हैं, लाइन के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर, और अगर डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1। मतलब अगर हमसे कहीं कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन LMN, तो ये डायरेक्शन कोसाइन तभी है जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का सम कितना होगा, 1। अदरवाइज ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा, और वो यूनिट वेक्टर तभी होगा जब वो LMN के बराबर होगा। ध्यान से देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमेशा 1 आ रहा है, इसीलिए तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहा है ना, cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताओ। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 होगा। कोई लाइन अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा हमेशा 1। क्या यहाँ तक लिखी बात सबको समझ में आई, बताइए भाई, बोलो। इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वेक्टर है R वेक्टर, दैट इज xi प्लस yj प्लस zk, सही है, तो इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा R कैप, वो होगा xi प्लस yj प्लस zk, सही है ना, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलिए, तो इसका मतलब लाइन का जो डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं वेक्टर अलोंग द लाइन, वेक्टर अलोंग द लाइन xi प्लस yj प्लस zk, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यही उस लाइन के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए कि नहीं भाई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है, बताओ। अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो की, इंपॉर्टेंट ये भी है डायरेक्शन रेशियो। ये लाइन के लॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मतलब एक्चुअल में हर लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेंगे, वो बात अलग है, बट आप लाइन का डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, तो जैसे आपने कहा कि कोई एक लाइन है, उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो ABC है, तो होता क्या है, जो डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन रेशियो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब मल्टीपल होता है। तो A इक्वल टू लैम्डा L, B इक्वल टू लैम्डा M और C इक्वल टू लैम्डा N होगा, सही है ना। देन ABC उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। अच्छा, हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर भी 1 होगा। इसका जो लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगी।
हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का ए बी सी है, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो हमेशा होगा प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर, वही वेक्टर यूनिट वेक्टर, प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन A B C, it means a vector, it means a vector along line AI plus BJ plus CK। यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है किसी भी लाइन का, वो लाइन के अलोंग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो लाइन के अलोंग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो लाइन के अलोंग एक वेक्टर को। अब लाइन के अलोंग आपको वेक्टर पता है, तो उस वेक्टर की हेल्प से आप लाइन का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन हो गया और वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसीलिए जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन का ही मल्टीपल होता है। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, डायरेक्शन रेशियो की बात अलग हो गई, डायरेक्शन कोसाइन की बात अलग हो गई। यहाँ तक बोली गई सारी बातें समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बता सकता है अभी भी, बोलिए। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएंगे, बोलिए। चलिए, तो हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो हम सारी चीजें कर लेंगे। अब मान लो भाई लाइन है, उस लाइन के अलोंग हमें अगर वेक्टर पता है, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग अगर हम वेक्टर कह दें, मतलब ये लाइन L है, अ वेक्टर सपोज हमने कह दिया कि 2i प्लस 3j माइनस 4k अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन है। तो लाइन के अलोंग अगर हम डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो क्या हम डायरेक्शन रेशियो 2 3 माइनस 4 बोल सकते हैं? अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे तो 2 बाई रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, 3 बाई रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16 एंड माइनस 4 बाई रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16 होगा कि नहीं, ये बताओ। ठीक है ना? तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? बस आपको उस लाइन के अलोंग वेक्टर पता होना चाहिए। अलोंग वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, मतलब क्या? सही है ना? अब अलोंग दिया हो या कह दिया जाए कि एक वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का अगर मैं कहूं DRS ABC है, तो इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK। ये है पैरेलल वेक्टर अलोंग लाइन L, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इसी लाइन का DCS कह दूं, LMN है, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर LI प्लस MJ प्लस NK अलोंग लाइन। वेक्टर वाइज इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे यूज करते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर होता है, डायरेक्शन रेशियो लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। अब पैरेलल वेक्टर और यूनिट वेक्टर तो आप आपस में लिंक कर ही सकते हैं, वही चीज है, सिंपल सी। ओके है? यहाँ तक रिटर्न बात सबको ओके हो गई कि नहीं, बताओ भाई। ध्यान रखिएगा, ये चीजें सुनने और समझने में बहुत आसान लग रही हैं, बट एक्चुअल में सिचुएशन यही होगी। ये हो गया n, ये हो गया n कैप, बस ये फर्क होता है n और n कैप का। ओके, चलिए। अब अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, सपोज ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 और z2, ये a और b है, मतलब a line passes through
2 पॉइंट। x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इस लाइन के अलॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर ही तो लिखना है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ऑब्वियसली इस लाइन के अलॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर लिख देंगे, तो वो AB के पैरेलली वेक्टर तो हो गया, तो AB वेक्टर ही निकाल लो। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही लाइन का क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो तो एक बार हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया है। अगर हम कह दें कि AB वेक्टर की जो लेंथ है वो सपोज क्या है? R है, यानी कि मॉड ऑफ AB वेक्टर जो है वो R है। मॉड ऑफ AB वेक्टर का मतलब क्या हो गया? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये R दिया हुआ। अब हमें लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 बाई R, y2 माइनस y1 बाई R एंड z2 माइनस z1 बाई R। यही LMN हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो 2 पॉइंट अगर आपको लाइन पे पता है तो आप लाइन का डायरेक्शन कोसाइन रेशियो भी लिख सकते हैं, और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आप लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। R यही तो हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, यानी डिस्टेंस AB। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलिए। 2 पॉइंट अगर आपको लाइन पे पता है तो आप लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं सब लोग बताओ? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। लिख लोगे कि नहीं बताओ भाई? हाँ या ना? अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का यूज पैरामीट्रिक वाली फॉर्म में होता है। कैसे? सपोज एक लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया हुआ है LM। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। उस लाइन पर एक पॉइंट आपने लिया x1, y1 और z1। इससे R यूनिट डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। R यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिखना है x, y, z। R यूनिट डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? x इक्वल टू x1 प्लस LR, y इक्वल टू y1 प्लस MR एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस NR। अच्छा, यही R प्लस में भी हो सकता है और यही R माइनस में भी हो सकता है। तो ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल हैं? 2। तो इसी को आप क्या लिख दोगे? प्लस माइनस कर दोगे कि नहीं बताओ? सही है ना? इसका मतलब अ पॉइंट lie on line with direction cosines LMN which having R unit distance from point x1 y1 z1 on the line is क्या होगा? x1 plus minus LR, y1 plus minus MR and z1 plus minus NR। अब एक डायरेक्शन अगर प्लस लोगे तो दूसरी तरफ की डायरेक्शन क्या ले लोगे? माइनस। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं बताओ? ऐसा क्यों करेंगे? ये बात बताने की जरूरत है या समझ गए सब लोग? बोलिए भाई। अगर हम इस पॉइंट को एक्स वाई जेड मान लें तो x माइनस x1 बाई आर एल हो जाएगा, y माइनस y1 बाई आर एम हो जाएगा और z माइनस z1 बाई आर एन हो जाएगा। वहां से हम x y z की वैल्यू x1 y1 z1 के टर्म में निकाल लेंगे पैरामीट्रिक के फॉर्म में। क्योंकि यही तो होता है, 2 पॉइंट अगर लाइन पे पता हो तो हम लाइन का DRS और DCS लिख सकते हैं। इसी DCS को हम L, M और N की तरह ट्रीट करेंगे, उसी को हम इक्वल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, बोलिए। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई, बोलो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए?
तो सीधे इसमें वही डायरेक्शन कोसाइंस वाली चीज लगा देनी है। आपको कॉस अल्फा 1/√2 दिया हुआ है, आपको कॉस बीटा 1/2 दिया हुआ है, और आपको कॉस गामा निकालना है। और आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। बस वही लगा दीजिए। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो यहाँ से कॉस गामा की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। तो इसीलिए आप गामा को क्या ले लेंगे, या तो पाई बाई कितना ले लेंगे 3, या फिर क्या ले लेंगे 2π/3। हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ये बताओ या ना? सेकंड आंसर क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रही है तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 होगा। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x - 1 2 cos स्क्वायर x - 1 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ से इसका सम आ जाएगा 2 - 3 - 1। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दो, ये आंसर 2 आ जाएगा। देखिए अगर दो लाइनें हैं, एक लाइन L1 है जिसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, एक लाइन L2 है जिसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है, सही है ना? और एंगल बिटवीन बोथ लाइंस, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस थीटा, दोनों लाइनों के बीच का एंगल जो है ना वो थीटा है। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्यों भाई? इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर होगा R1 वेक्टर, इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर होगा R2 वेक्टर, ये वेक्टर होगा A1I प्लस B1J प्लस C1K, ये वेक्टर होगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, है कि नहीं? तो वहां से cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा R1 डॉट R2 बाई मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2। बस वही रिजल्ट आपने ऊपर लगा दिया। तो अगर दो लाइनें हैं उनका आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो उनके बीच का एंगल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सही है? अब यहाँ पर ही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं। पहला, इफ लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर लाइन L1 L2 पैरेलल है तो दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल होंगे, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, पहला रिजल्ट। दूसरा, इफ लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, सही है ना? और अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो क्या रिजल्ट होगा? तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तब बीच का एंगल 90 cos 90 0, तब ये 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब यही रिजल्ट अगर आप डायरेक्शन रेशियो में लगाएंगे, फिर रेशियो कोसाइंस में लगाएंगे, तो अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा तो ये चीज 1 1 हो जाएगी, तो वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ जाएगा। उसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए, ये थ्योरी ध्यान रखिएगा। दो लाइनों का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है और उनके बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा हमेशा ये होता है। लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होना चाहिए, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? बोलिए। तो दो लाइनों के बीच में जो भी एनालिसिस होगा वो आप आराम से कर लेंगे, बस दोनों लाइनों का डायरेक्शन कोसाइन रेशियो आपको मिल जाए। एक बार डायरेक्शन रेशियो आपके हाथ में लगा तो डायरेक्शन कोसाइन तो वैसे ही मिल गया। डायरेक्शन रेशियो मिलते ही आप सीधा कॉस, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर, और दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा, सीधा आप कॉन्सेप्ट। ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? अरे बोलो यार, क्या बोलते हो? जैसे पहला वाला देखो, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, A.111 पता है, B.222 पता है, और C.-2 और -2 पता है। जब A से आप मीडियन खींचोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं बताओ? तो D पॉइंट आप निकाल लोगे कि नहीं?
बोलो 0,3,0 क्या कहते हो? अरे बोलो यस सर। लाइन का डीआरएस क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? 1 कॉमा भाई 1 माइनस 0 -2 -1 -2 1 माइनस 0 1 माइनस 3 और 1 यही तो होगा। देखो 1 माइनस 2 और 1। अरे हाँ यस या सर। ना बोलो भाई। नहीं समझे? अरे समझ पाए कि नहीं भाई? यस सर। अच्छा यही चीज अगर इंटरनल बाइसेक्टर में करोगे तो ये इसको इस और इस रेशियो के लेंथ में डिवाइड कर देगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर में करोगे तो क्या करेगा? एक्सटर्नली इसके और इसके रेशियो में डिवाइड कर दोगे। नहीं ये दोनों कर लोगे कि नहीं? क्या चलो मैं कर दूं, थर्ड वाला कर दूं क्या? बस 2 पॉइंट निकाल लो, इसके बाद तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ही दोगे। बोलो भाई। तब जरा इंटरनल डिवीजन में क्या करोगे सोच के बताओ जल्दी से। अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो क्या करोगे? सेम रेशियो में डिवाइड कर लोगे। a.111 है, b.222 है और c पॉइंट जो है वो -2 4 और -2। ये लेंथ कितनी आ रही है? √3। और ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 3 देखो। तो क्या है रेशियो 1:3 आएगा? बोलो अरे हाँ या ना? यस सर। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो अब डी पॉइंट अब कितना होगा? -2 और 6 -4/4। बोलो 4 और 12 16/4 और -2 और 6 -4/4। अब जो डी पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? -1 4, -1। देखो अब डीआरएस ऑफ एडी कितना आ रहा है? बोलो भाई 1 -1 2 -3 एंड 2। अरे हाँ या ना? ये बताओ कैसे करोगे? एल्टीट्यूड के लिए क्या दिमाग लगाओगे बस ये बताओ। 1 1 1 एक पॉइंट दिया हुआ है, 2 2 2 दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, -2 4 -2 तीसरा पॉइंट दिया हुआ है और आपको यहाँ से डाला गया एल्टीट्यूड है, उसके बारे में बात करनी है। हाँ भाई बोलो कोई दिमाग लगा पा रहा है? हाँ भाई कोई दिमाग लगा पा रहा है? बहुत सारी इक्वेशन बना लोगे। उससे बेटर ना कि भाई ये इसको किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा ना। नहीं बताओ। अब ये अगर हम इस पॉइंट को कहते हैं डी है तो डी पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं बताओ? -2 × 1 - लैम्डा × 2। क्या कहते हो? 4 लैम्डा + 2 टाइम्स ऑफ 1 - लैम्डा। अरे बोलो नहीं। और लास्ट वाला क्या लिख? -2 लैम्डा ना। लास्ट वाला क्या लिखोगे? -2 लैम्डा + 2 × 1 - लैम्डा। ये लिख लिया सबने कि नहीं बताओ? अब अगर मैं आपसे पूछूं डीआरएस ऑफ एडी लाइन क्या होगा बताओ? डीआरएस ऑफ एडी लाइन अब क्या होगा? दिस माइनस दिस। अरे हाँ या ना? बोलो नहीं समझे ये कहानी? होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे बोलो यार। ये समझ में आया? अब एडी लाइन का डीआरएस आ गया। अच्छा क्या हमें डीआरएस ऑफ बीसी लाइन पता है? बोलो क्या हमें डीआरएस ऑफ बीसी लाइन पता है? 2 - 2 4 2 - 4 यस सर। -2 एंड 2 - 4 4। मिल गया बीसी लाइन का डीआरएस। बताओ। अच्छा ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं?
कैसी है भाई? परपेंडिकुलर, हाँ या ना? बोलो। यस सर। line AD and BC are perpendicular. है कि नहीं बताओ? और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? बोलो 90। और अभी हमने कहा कि अगर दो लाइनों के बीच का एंगल 90 है तो उनके DRS का प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बताओ? एक लाइन का DRS ये रहा, एक लाइन का DRS ये रहा। अरे बताओगे कुछ? यस सर। यहां से किसकी वैल्यू आएगी? किसकी वैल्यू आएगी भाई? लैम्डा। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? लैम्डा। एक बार लैम्डा आएगा, डी पॉइंट आएगा, डी पॉइंट आएगा, एडी का DRS आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हमने सबसे पहले इस पॉइंट को लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा में मान लिया, फिर हमने एडी लाइन का DRS लिख लिया, बीसी लाइन का DRS पता ही था, एडी और बीसी परपेंडिकुलर थे, दोनों के DRS के प्रोडक्ट को सबको 0 किया, वहां से लैम्डा निकाला। एक बार लैम्डा आया, डी पॉइंट आया, डी पॉइंट आया, एडी लाइन का DRS। बोलिए भाई, तो किसी भी लाइन का DRS आप निकाल सकते हो, बोलो। याद आया तरीका? बोलो भाई। ये था, इस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, -1, उससे r यूनिट डिस्टेंस पर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, जबकि इस लाइन का DRS क्या दिया हुआ है बताओ? 1, 2, 3। और हमें DRS से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? DCS। तो 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, यही तो आएगा बताओ भाई। अब r आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? बोलो। 6√14। तो आप या तो a निकालो या a' निकालो। तो a पॉइंट क्या होगा बताओ? -1 प्लस r इंटू √14, 2 प्लस r इंटू m। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं बताओ? -1 प्लस 6√14, 3/14। क्या कहते हो भाई? और a' क्या होगा? -1 माइनस 6√14, 1/√14, 2 माइनस 6√14, 2/√14, और -1 माइनस 6√14 इंटू 3/√14। क्या कहते हो भाई तुम लोग? ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? x1 प्लस LR, y1 प्लस MR, z1 प्लस NR, x1 माइनस LR, y1 माइनस NR, y1 माइनस ZR। और DCS DRS से हम निकाल ही सकते हैं। R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ये पॉइंट आपको बताइए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है या तीनों पोजीशन वेक्टर पता है, और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। याद है मैंने आपको तरीका बताया, कोई भी क्या निकाल लेते हैं? बोलो। कोई भी दो वेक्टर निकाल लो, तो बताओ ए बी वेक्टर कितना होगा? नहीं, बी ए वेक्टर, सॉरी, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कितने होंगे दोनों बताओ? -1, -2, -3i, -2j और -6k। देखो जरा ध्यान से, सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। 4 - 2, 2i प्लस 6j और -3k। अब एरिया क्या लिखोगे? 1/2 बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर का मॉड। तो पहले निकालो बी ए क्रॉस बी सी। तो बी ए क्रॉस बी सी कैसे लिखोगे? i/j k -3 -2 -6 2 6 -3। तो i के साथ क्या आएगा? 6 और प्लस 36। j के साथ क्या आएगा? 9 + 12। और k के साथ क्या आएगा?
देख लो, -18 + 4 ये निकल के आएगा 42i - 21j और +14k। इसी का मॉड ले लो यहाँ पे, नहीं बोलो तो इससे पूरे से पहले 7 बाहर करो तो 6i या 14 बाहर कर ले, नहीं 7 ही बाहर, -3j + 2k। देखो ये आएगा क्या, यस सर। एरिया निकालेंगे तो 1/2, 7 तो बाहर आ ही जाएगा और रूट ले लेंगे तो 36 + 9 + 4, तो क्या आंसर 49/2 आ रहा है, चेक करियो। अच्छा, खासियत ये है, ये काम आप किसी भी दो वेक्टर के लिए करेंगे तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वेक्टर अलग आ सकता है बट ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा। याद आया, एरिया निकालने का यही टेक्निक बताया था, कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर निकाल लो और उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हाफ कर दो, एरिया निकाला। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। यही आंसर आ रहा है कि नहीं सबका? यस सर।